एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका सरल भौतिकी में। यह है कक्षा 11। आज का पाठ है ऊष्मा स्थानांतरण या ऊष्मा का स्थानांतरण, और यह है उसका लेक्चर नंबर 1। आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले इससे पहले पार्ट में हम लोग ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ चुके हैं। ये उससे रिलेटेड दूसरा पार्ट है। ध्यान से इसके बारे में चीजों को सुनिए और समझिएगा। सबसे पहले जब हम ऊष्मा के स्थानांतरण की बात करते हैं, यानी ऊष्मा के एक जगह से दूसरी जगह जाने के तरीके के बारे में, तो यहां पर ऊष्मा स्थानांतरण का मतलब क्या हो गया कि जब कभी ताप में अंतर होगा तो ऊष्मा एक उच्च ताप से निम्न ताप की ओर संचरित होती है, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां, यानी कितनी तरीके से ऊष्मा एक जगह से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होती है। तो बच्चों, आज के पाठ में 3 मुख्य विधियों की हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले होता है संचरण। नंबर 1 पर क्या है बच्चों? संचरण। नंबर 2 पर है संवहन, और नंबर 3 कहलाता है विकिरण। संचरण, संवहन और विकिरण, एक एक करके इनके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण का मतलब क्या होता है? यदि किसी माध्यम से ऊष्मा इस प्रकार स्थानांतरित हो कि माध्यम के कण अपना स्थान पर इसको अपने कर देते हैं। अपने स्थान पर रहते हुए ही ऊष्मा को एक कण से दूसरे कण की ओर ले जाएं तो ऊष्मा स्थानांतरण की यह विधि संचरण कहलाती है। ऊष्मा स्थानांतरण की विधि क्या कहलाएगी? संचरण। इस संचरण की सबसे मुख्य बात मेरे बच्चों क्या है? संचरण की सबसे मुख्य बात है कि इसमें कण ऊष्मा को तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, लेकिन खुद अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। इसको एक उदाहरण से समझा लेते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। जैसे मान लेते हैं मेरे बच्चों, ये कोई भी एक छड़ मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई भी एक छड़ है, और यहां से क्या दिया जा रहा है? यहां से ऊष्मा दी गई। इसका यानी एक सिरा क्या किया गया? गर्म कर दिया गया, यहां से ऊष्मा दी। अब बच्चों, होता क्या है?
संचरण की विधि में क्या होता है, संचरण की विधि में जैसे एक तरफ से हमने ऊष्मा दी, तो ऊष्मा देने से इसके यहां जो सबसे पास वाले कण थे ये ऊष्मा को लेंगे, और जब ऊष्मा को लेंगे तो क्या करने लगते हैं, ये जोर जोर से कंपन करने लगते हैं। ये क्या करने लगेंगे, कंपन करने लगेंगे। इनमें क्या शुरू हो जाएगा, कंपन शुरू हो जाएगा। और जब इनमें कंपन शुरू होगा, जोर जोर से कंपन करेंगे, तो ये किससे टकरा जाएंगे, देखो यहां पर क्या होगा, ये अपने पड़ोस में जो कण है उससे क्या होंगे, टकराएंगे। इनकी क्या हो जाएगी, पड़ोस वाले टक्करों से क्या हो जाएगी, पड़ोस वाले कणों से इनकी टक्कर होगी। अच्छा, जब टक्कर होगी तो जब जो दो चीजें टकराती हैं तो ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है। जैसे मान लो तुम यहाँ वैसे बैठे हो और तुम्हारे पड़ोस में कोई बैठा हो, ये टक्कर मार दी जोर से, जब टक्कर मार दोगे तो तुम्हारी ऊर्जा का एक भाग उसको चला जाएगा, वो भी बेचारा आगे गिरेगा। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, जब बार बार ये टकराते हैं तो इनकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। अब इनका भी परिमाण बढ़ने लगता है, ये भी जोर जोर से कंपन करने लगेंगे। अब जब ये जोर से कंपन करेंगे तो अब ये किससे टकराएंगे, अपने पड़ोसी से। फिर इस तरीके से लगातार एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, बिल्कुल कोरोना जैसा ये ऊष्मा कहां से कहां जाने लगती है, ये ऊष्मा एक कण से होते हुए दूसरे कण की तरफ पहुंचने लगती है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, किसी कण ने अपना देखो स्थान नहीं छोड़ा, अपनी जगह रहते हुए ऐसे ऐसे बस डांस कर रहा होता है, और पड़ोसी वाले कण से टकराता जाएगा, उसको ऊर्जा देता जाएगा, और इस तरह ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ पहुंचना शुरू हो जाती है। तो इस तरह का जो बोलना चाहिए यहाँ पर ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका है वो कहलाता है संचरण। अब संचरण की कुछ मुख्य बातें और सीखते हैं। संचरण की जब हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये छड़ मान ली मैंने, ठीक है बच्चों, अब संचरण में यहां से क्या हो गया, ऊष्मा का संचरण होने लगा। ये क्या दी मैंने, यहां से ऊष्मा दी, और ऊष्मा देने से संचरण होने लगा। अब जैसे मान लेते हैं मेरे बच्चों, इसके अलग अलग भाग की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इस छड़ के 4 भाग कर लिए, ए, बी, सी और डी। अब जब ऊष्मा मिली, शुरू में मान लेते हैं इसका ताप कम था, ठीक है, शुरू में, अब धीरे धीरे ताप बढ़ना शुरू किया। शुरू में मान लेते हैं इसका ताप कितना था, इसका ताप हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मान लेते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब ऊष्मा मिलना शुरू हो गई, ऊष्मा मिलेगी तो 50 डिग्री थोड़ी देर में हो गया 70 डिग्री, 35 से हो गया 55 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर ये कितना हो गया, ये मान लेते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया मान लेते हैं 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा मिलने दो, थोड़ी देर बाद स्थिति ऐसी आ गई कि यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया अपने पास 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया मान लो 68 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मान लेते हैं 48 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लिया मैंने ऐसी। अब थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, ऊष्मा के बाद स्थिति यही बनी रह गई। अब हम देख रहे हैं कि अब शुरू में तो ताप बढ़ रहा था, लेकिन अब ताप ने बढ़ना बंद कर दिया। तो बच्चों यहां पर 2 अवस्थाएं हम लोगों को सीखनी है। पहली अवस्था यहां से यहां तक देखो पूरा, इसमें क्या देख रहे हो कि ताप का मान समय के साथ क्या हो रहा है, देखो ताप का मान समय के साथ, ताप का मान समय के साथ बदलता है। लेकिन फिर एक ऐसी अवस्था भी आप अपने देखते हो, देखो ये वाली अवस्था पर जरा विचार करो, ये एक ऐसी अवस्था भी आ गई जहां पर क्या होगा, ताप का मान समय के सापेक्ष नियत हो जाता है, ठीक है। यानी जब किसी छड़ को आप गर्म करते हो तो 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था वो होती है जहां छड़ के हर एक भाग का ताप समय के साथ बदल रहा होता है, और इस अवस्था को कहा जाता है परिवर्ती अवस्था।
परिवर्ती अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं उसको वेरिएबल स्टेट। और एक समय ऐसा भी आ जाता है जब क्षण के विभिन्न भागों का ताप समय के साथ बदलना बंद हो जाता है, इसे कहते हैं स्थायी अवस्था। इसके और नाम भी हैं, परिवर्ती अवस्था का एक और नाम भी है मेरे बच्चों, इसको कहा जाता है चर अवस्था। और स्थायी अवस्था को यहां बोल देते हैं अचर अवस्था। अचर अवस्था। तो अक्सर ये भी पूछा जाता है कि चर अवस्था से आप क्या समझते हैं और अचर अवस्था से क्या समझते हैं, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा सीखते हैं। सबसे पहले चर अवस्था, वेरिएबल स्टेट। चर अवस्था या वेरिएबल स्टेट क्या होगी? संचरण के दौरान वह अवस्था जिसमें क्षण के प्रत्येक भाग का ताप समय के साथ बदलता है, उसे चर अवस्था कहते हैं। और यहां पर अचर अवस्था क्या हो जाएगी? इसको स्टीडी स्टेट कहते हैं। संचरण के दौरान वह अवस्था जिसमें क्षण के प्रत्येक भाग का ताप समय के साथ स्थिर हो जाता है, उसे अचर अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की हम बात करेंगे, जिसे कहा जाता है बच्चों ताप प्रवणता। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मेरे बच्चों। ताप प्रवणता क्या होती है? ताप प्रवणता क्या होती है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। जैसे मान लो मेरे बच्चों, ये मैंने एक छड़ बांध ली, ठीक है, और इसका ताप है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका ताप है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको थोड़ा कम मान लेते हैं, इसका ताप मान लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी लंबाई है 2 मीटर। छड़ की लंबाई कितनी मान लेते हैं? 2 मीटर। यहां से ऊष्मा, अब देखो सीरीज बात है, ऊष्मा यहां से यहां संचित होगी, क्योंकि ऊष्मा हमेशा कहां से कहां संचित होती है? ऊष्मा संचित होती है अधिक ताप से कम ताप की ओर। अब जब ऊष्मा बच्चों संचित होगी, तो ऊष्मा के संचित होने पर क्या होगा? देखो यहां पर ये हो गया θ1, ये हो गया θ2। तो ताप प्रवणता का मतलब होता है ताप में परिवर्तन। और बटे दूरी। ये ताप प्रवणता की अगर परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा के हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ या
क्षण में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा में, किसी पदार्थ या क्षण में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा में लंबाई के सापेक्ष, लंबाई या दूरी भी बोल सकते हैं, लंबाई के सापेक्ष या दूरी के सापेक्ष ताप में परिवर्तन, ताप प्रवणता कहलाता है, ताप प्रवणता कहलाता है। यानी ताप प्रवणता का सूत्र ऊपर लिखा है ना, देखो ताप प्रवणता का सूत्र क्या होगा, ताप में परिवर्तन बटे दूरी, दूरी मतलब लंबाई हो गई एक तरह की, लंबाई भी बोल सकते हो। तो ताप में परिवर्तन कितना हो गया, तो ताप में परिवर्तन हो गया θ2 माइनस θ1 और बटे कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई L। ठीक है बच्चों। अच्छा यहां पर अब एक माइनस चिन्ह और लगा देते हैं। माइनस चिन्ह क्यों लगा देते हैं, माइनस चिन्ह इसलिए लगा देते हैं क्योंकि जब आप ऊष्मा के प्रवाह की तरफ चलोगे तो हमेशा ताप गिरेगा, जब जब आप ऊष्मा की तरफ चलोगे तो ताप गिरता चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब यहां पर ये इस जगह पर अगर मैं कहूं जरा मुझे ताप प्रवणता बताओ, इस उदाहरण में ताप प्रवणता बता दो, तो ताप प्रवणता सीधे सीधे कितना हो जाएगा, माइनस θ2 माइनस θ1 लिखा है ना, बटे 2, यानी माइनस माइनस का 50 बटे 2 यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर। इसका मात्रक भी समझ लो, मात्रक क्या हो जाएगा, कोई पूछे इसका मात्रक क्या होता है तो आप बोलोगे डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर। ये हो गया मेरे बच्चों ताप प्रवणता। ठीक है, ताप प्रवणता से आगे। अच्छा एक एग्जांपल और सिखा देता हूं ताप प्रवणता का, तो थोड़ा सा चीजें और आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी। उदाहरण 2, जैसे मान लो ये कोई एक रॉड मान लेते हैं, ठीक है, एक रॉड मान लेते हैं और इसका यहां पर ताप है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है मान लेते हैं 5 मीटर। आपसे कहा जाए कि दी हुई क्षण में ताप प्रवणता का मान ज्ञात करो। उसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो ताप प्रवणता का मान क्या था, माइनस θ2 माइनस θ1 बटे लंबाई। ठीक है, ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, तो θ2 कितना हो गया, लंबाई 5 यानी 100 बटे 5 यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर। इसका मतलब ताप प्रवणता का मतलब सीधा सा है, जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर आया तो इसका मतलब है 1 मीटर चलोगे तो ताप में कितनी गिरावट पाओगे, 20 डिग्री। इस प्रवणता का मतलब होता है कितना चलने पर तापमान कितना गिरेगा, ये ताप प्रवणता का मतलब होता है। जैसे यहां पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर आया तो बड़ी सीधी सी बात है कि भैया 1 मीटर तुम चले तो तापमान में कितनी गिरावट आ जाएगी, तापमान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो हो गया ताप प्रवणता। अब ऊष्मा संचरण में ऊष्मा की मात्रा के लिए सूत्र जरा समझना, ऊष्मा की मात्रा के लिए सूत्र ये है क्या चीज। जैसे मान लो मेरे बच्चों कि यहां पर ये कोई एक क्षण मान ली मैंने, ठीक है, और इससे क्या प्रवाहित करना है, हमें संचरण के द्वारा ऊष्मा प्रवाहित करनी, ये मान लेते हैं ऊष्मा यहां से जाएगी।
ठीक है, ये तापमान θ1, ये तापमान θ2, इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं, L। ठीक है, अब वास्तव में जो संचरण के द्वारा जो ऊष्मा होती है वो किन बातों पर निर्भर करती, मान लेते हैं ये ऊष्मा कितनी है, Q। तो पहला पॉइंट, ऊष्मा संचरण में ऊष्मा की मात्रा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। यानी ये जो आप क्षेत्रफल देख रहे हो ना, ये वाला क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जो ऊष्मा है वो किसके अनुपाती होगी, क्षेत्रफल के। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे अपने घरों में है कि घर में जब सामान्य खाना बनता है तो क्या हो जाएगा, छोटा बर्तन रखा, और जब कभी शादी वगैरह कुछ होता है, कोई फंक्शन होता है, तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ती हैं, क्योंकि जितना बड़ा बर्तन होगा उतनी ही ज्यादा ऊष्मा उसमें स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, जैसे तुमने देखा हो किसी कभी बाहर कभी डोसा वगैरह खाने गए हो, तो वहां पर डोसा वाला तवा क्या होगा, ये बड़ा सा तवा होता है, और एक साथ खूब सारे डोसे बना रहे होते हैं। तो ये क्या चीज ज्यादा है, क्षेत्रफल उनका ज्यादा है। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो ऊष्मा की मात्रा भी ज्यादा संचित होगी। ठीक है, दूसरी बात कि ऊष्मा की ये तो पहला पॉइंट हो गया। ऊष्मा की मात्रा ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। दूसरी बात क्या है कि जो ऊष्मा होगी ना, वो किसके अनुपाती होगी, ताप प्रवणता के भी समानुपाती होती है। ताप प्रवणता का मतलब L। अब आप कहोगे सर पहले तो आप θ2 माइनस θ1 लिख रहे थे, तो परेशान मत होना बच्चों। ताप प्रवणता को दो तरह से लिख सकते हैं, या तो बाहर माइनस लगाकर मैं θ2 माइनस θ1 बटे L लिख दूं, और अगर इस वाले माइनस को अंदर पहुंचा दूं, इस वाले माइनस को अंदर पहुंचा दूं, तो यही क्या बन जाएगा, चिन्ह पलट जाएंगे। तो मैंने ऐसे लिख दिया है, तो आप परेशान मत होइएगा इसको लेकर। चलो, तो Q अनुपाती ताप प्रवणता, ये हो गया दूसरा। तीसरा, ऊष्मा की मात्रा समय के भी समानुपाती, समय के भी समानुपाती होती है। सीधी सी बात है, कई देर तक घर में सब्जी बन रही है, थोड़ी देर तक गैस ज्यादा देर तक जलती रह गई, तो ऊष्मा ज्यादा प्रवाहित हो जाएगी और सब्जी जल जाएगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब जो Q है वो किसके समानुपाती होता है, समय के भी समानुपाती होता है। अब अपने पास तीनों चीजें आ गई, तो समीकरण यानी तीन तरह से ऊष्मा निर्भर कर गई। समीकरण एक, दो व तीन से अब तीनों को जरा समझो, एक दो तीन, तीनों से अगर लिखे तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, Q अनुपाती A θ1 माइनस θ2 बटे L इंटू टी। और हम सब जानते हैं मेरे बच्चों कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक नियतांक लगाना पड़ेगा। तो यहां पर Q बराबर क्या आ जाएगा, K A θ1 माइनस θ2 T बटे L। यहां पर K क्या है, एक नियतांक। K क्या है मेरे बच्चों, एक नियतांक है। चलो उसको मैं अगले पेज पे बताता हूं, यहां तक नोट कर लेना। K क्या है, एक नियतांक है। K एक नियतांक है जिसे ऊष्मा चालकता गुणांक या नियतांक, ऊष्मा चालकता गुणांक या नियतांक
कहते हैं, जिसे ऊष्मा चालकता गुणांक या ऊष्मा चालकता नियतांक कहते हैं। कल के लेक्चर में मैं इसी के आगे आपको और पढ़ाना शुरू करूंगा। कल हम सीखेंगे ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जुड़े रहिएगा। कल फिर क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 में।